नमस्कार, करियर और एजुकेशन से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम गाइड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे इक्फाई यानी कि ICFAI में CSE कोर्स में करियर और इसी के साथ ही कला और मानविकी के फील्ड में करियर ऑप्शंस की जानेंगे हमारे खास कार्यक्रम गाइड में। हमारे साथ इक्फाई से दो एक्सपर्ट इन्वाइट हमने किए हैं। डॉक्टर जोया सिंह, सबसे पहले मैं आपका इंट्रो कर देती हूँ, जो की इक्फाई में कला और मानविकी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष है। इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर पलक केशवानी भी जुड़ चुकी हैं, जो की इक्फाई में असिस्टेंट प्रोफेसर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। नमस्कार डॉक्टर पलक, सबसे पहले मैं आपके डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहती हूँ। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि इक्फाई यूनिवर्सिटी में अगर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग यानी कि CSE प्रोग्राम में हमें एडमिशन लेना है तो उसके क्या पूरे प्रोसेस हो सकते हैं, क्या ये पूरा प्रोग्राम है, मानविकी के अंतर्गत भी जो है जानना चाहेंगे। लेकिन पहले मैम डॉक्टर पलक आपसे। जी बिल्कुल मैडम, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद IBC 24 चैनल का कि आपने हमें इस मंच पर बुलाया। मैं आपको CSE इंजीनियरिंग के बारे में बता देना चाहती हूँ। मैडम, CSE जो प्रोग्राम है इंजीनियरिंग का, ये बच्चों को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है इक्फाई से। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हमने चूज करके रखे हैं वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स भी हैं, साथ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ हम उन सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं। और 12th के बाद अगर बच्चे ने 12th मैथ्स से किया है तो वो CSE में एडमिशन ले सकता है हमारे यहाँ। और जो सब्जेक्ट्स हमने रखे हैं वो बेसिक से लेकर पूरे एडवांस टेक्नोलॉजीज हमने अपने यहाँ रखी हुई हैं। जैसे मैं कुछ सब्जेक्ट्स के नाम आपको बताती हूँ, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स जो बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स है बच्चों के लिए, एल्गोरिथम्स हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, नेटवर्किंग। देन उसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजीज में आते हैं तो AI, ML, डीप लर्निंग एक्सेट्रा। और CSE जो ब्रांच है वो अभी हमारे यहाँ प्लेन CSE चली रही है। इसके अलावा अब इस सेमेस्टर से, मतलब जुलाई से जो नया सेमेस्टर आ रहा है उससे हमारा एक स्पेशलाइजेशन हमने चालू करना है, वो है डेटा साइंस एंड AI में, या हम कह सकते हैं AI एंड डेटा साइंस में, जिसमें और एडवांस में बच्चे सीख पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर पर जैसे कि जानकारी आप दे रही तो कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस भी स्टूडेंट्स को मिलने वाले हैं। डॉक्टर जी, आपके पास हम आते हैं। मानविकी एक ऐसा कोर्स है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोगों को कंफ्यूजन भी बहुत सारे रहते हैं, क्योंकि कई सारे इसके क्षेत्र हैं, कई सारे इसके फील्ड्स हैं। आपसे समझना चाहते हैं क्या ये पूरा विषय है, इसके अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और स्टूडेंट्स अगर कंफ्यूज हैं तो उनका कंफ्यूजन इसमें कैसे दूर किया जा सकता है, सरल शब्दों में जानना चाहते हैं आपसे। जी बिल्कुल, सबसे पहले कला एवं मानविकी में जो विषय आते हैं वो संगीत, चित्रकला से लेकर जितने भी मानविकी के विषय होते हैं, जिसमें दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं, मानविकी के अंतर्गत। और रहा सवाल बच्चों में कंफ्यूजन का, तो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि यदि बच्चा कैरियर के प्रति कितना जागरूक है, यदि वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता है, प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहता है, तो उसके लिए ये विषय बहुत कारगर साबित होते हैं। यदि वो किसी अन्य विषय में जाना चाहता है, किसी अन्य क्षेत्र में जाना चाहता है, तो भी इसमें बहुत से विषय हैं। आजकल बहुत ज्यादा हो गया है कि साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं लोग। समाज शास्त्र में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिससे वो सामाजिक सेवाओं के द्वारा अपना कैरियर बना सकते हैं। और साथ ही साथ जितने भी, चाहे भूगोल के विषय की बात करें, हम अर्थशास्त्र की बात करें, समाजशास्त्र की बात करें, दार्शनिक शास्त्र की बात करें, जितने भी ये विषय होते हैं ये सब इससे जुड़े होते हैं कला और मानविकी में। बस बच्चों को एक एम निर्धारित करना होता है कि हम कौन सा विषय जो है या कौन सा क्षेत्र जो है वो चुन सकें। डॉक्टर जी, लेकिन एक बात ये भी समझना चाहते हैं, अगर कला के क्षेत्र को हम देखें, इस फील्ड को देखें, तो इसका बहुत बड़ा एक विस्तार है। कई सारे इसमें कोर्सेस आते हैं और कई सारे इंटरेस्ट भी इसमें बच्चों के रहते हैं। क्या इक्फाई में किसी प्रकार की काउंसलिंग उन बच्चों के लिए होती है अगर वो कंफ्यूज है अपने सब्जेक्ट को लेकर, अपने कोर्स को लेकर? जी बिल्कुल, सबसे पहले जब बच्चे हमारे पास आते हैं एडमिशन के लिए और जब हम उनको काउंसलिंग देना शुरू करते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सबसे पहले हम बच्चों से उनकी जिज्ञासा जानें, वो क्या बनना चाहते हैं, आगे चल के वो क्या करना चाहते हैं। कुछ बच्चों की इच्छा होती है कि मैं एक बड़ा साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्योंकि उसके लिए भी कैरियर के आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ बच्चों की इच्छा होती है कि मैं समाज सेवा करूं, तो सामाजिक सेवाओं के लिए हम उनको सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए प्रेफर करने के लिए कहते हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चे होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में जाना चाहते हैं, प्रशासनिक कार्यों में जाना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हम हमेशा उन्हें राजनीति शास्त्र और लोक प्रशासन जो विषय होता है वो पूरी तरह से प्रशासन पर आधारित होता है, तो हम उन विषयों को सजेस्ट करते हैं कि बच्चे इस विषय को लेकर अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो एक प्रकार से काउंसलिंग उन्हें यहाँ पर मिल जाती है। डॉक्टर पलक, अगला सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आज की जनरेशन में अगर हम बच्चों को देखें या स्टूडेंट्स को देखें तो किसी भी फील्ड में जाने से पहले उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि उन्हें कितना इससे प्रॉफिट होगा, कितनी उन्हें
ज्यादा सैलरी से मिलेगी, सबसे पहला सवाल उनके जहन में यही आता है। आपसे ये समझना चाहते हैं, अगर बच्चे जो है स्टूडेंट्स वो CSE की पढ़ाई करते हैं, क्या लाभ उन्हें मिलेंगे और क्या क्या वजह है इस फील्ड को चूज करने की? जी बिल्कुल मैडम, अगर बच्चा CSE ब्रांच में एडमिशन लेता है मैडम तो उसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिलते हैं आगे चल के। जैसे पहले तो वो प्रोग्रामर की फील्ड में जा सकता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकता है, और अगर उससे डेटा साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो वो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जा सकता है। वहाँ पे वो जो है इथिकल हैकिंग में काम कर सकता है, वो एप्स बना सकता है। आजकल जो थ्रेट्स आ रहे हैं, थ्रेट्स डिटेक्ट करने के लिए एप्स बना सकता है। अगर उसे डेटा साइंस में इंटरेस्ट है तो डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट पे काम कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं मैडम, AI की फील्ड है, ML की फील्ड है, DL की फील्ड है। तो वो जिस फील्ड में जाना चाहे उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस, और सैलरी तो मैडम बहुत अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है इन पोस्ट पे। बिल्कुल डॉक्टर जी, आपसे भी यही समझना चाहते हैं, क्योंकि आज के डेट में अगर हम देखें तो हम किसी भी फील्ड में जाए, चाहे मीडिया में चले जाएं, डॉक्टर्स में चले जाएं, इंजीनियरिंग में चले जाएं, लेकिन स्किल्स सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सबसे ज्यादा स्किल्स जिनके स्टूडेंट्स के पास होती है उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। अगर हम बात करें कला और मानविकी यानी कि आपके फील्ड की, तो इस क्षेत्र में अगर नौकरी करना हम चाहते हैं तो कौन कौन से स्किल की जरूरत इसमें होती है? देखिए, सबसे पहले तो एक संवाद कौशल जो होता है वो हर क्षेत्र में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो इसलिए संवाद कौशल जो होता है वो इतिहास पढ़ते हैं आप, या समाजशास्त्र पढ़ते हैं, या कोई भी विषय पढ़ते हैं, तो उसमें आपकी जो वर्ड्स वोकैबुलरी होती है, शब्दकोश होते हैं, वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो इनके साथ ही साथ आपके जितने भी जो इंडियन नॉलेज सिस्टम जो होता है हमारा, जैसे कि अभी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आया है इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो वो एक बहुत बड़ा अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है कि बच्चे किस क्षेत्र में जा सकते हैं और उनके लिए किन किन कौशलों की आवश्यकता होती है। तो उनके लिए बहुत सारे कौशल ऐसे होते हैं जिसके द्वारा वो अपने आगे की जो उनकी रणनीति है सरकारी नौकरी को लेके या गैर सरकारी नौकरी को लेके, तो वो उसको तय कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप बता रही हैं, तो जाहिर सी बात है एक फाइल में हमें लगता है कि स्किल्स डेवलपमेंट में भी पूरी तरीके से ध्यान दिया जाता है। डॉक्टर पलक, अगला सवाल मेरा आपसे है, अगर हम इक्फाई यूनिवर्सिटी में बात करें, टेक्निकल इंडस्ट्री जो कि एक सबसे बड़ी आज की इंडस्ट्री में से एक मानी जाती है, इस इंडस्ट्री में जितनी बड़ी इंडस्ट्री है उतनी ही ज्यादा इसमें स्किल्स चाहिए होती है, जरूरत होती है, और उतनी ही ज्यादा इसमें देखे जाते हैं कि किसने कहाँ तक पढ़ाई की है, किसकी स्किल्स कितनी ज्यादा है। अगर आपसे हम बात करें तो इक्फाई टेक्निकल इंडस्ट्री के लिए अपने स्टूडेंट्स को कैसे तैयार करता है? क्या कुछ खास यहाँ पर स्टूडेंट को दिए जाते हैं? जी मैडम, हम बच्चों के स्किल्स पे शुरू से ध्यान देते हैं। जैसे मैडम ने आपको बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे हम बहुत ध्यान देते हैं। तो जैसे ही बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है तो हम उसमें वैल्यू एडेड कोर्सेज तो रखते हैं हर साल। तो फर्स्ट ईयर में हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ध्यान देते हैं, उस पर कोर्सेज करवाते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे कोर्सेज करवाते हैं। उसके बाद जैसे सेकेंड ईयर में बच्चा आता है तो सेकेंड ईयर के बाद में हम उनको इंटर्नशिप करवाते हैं। इंटर्नशिप मतलब ये होता है कि बच्चे किसी कंपनी में जाके, इंडस्ट्री में जाके कुछ सीखते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज सीखते हैं, और उन टेक्नोलॉजीज को सीखने के बाद पे उन पे वो प्रोजेक्ट बनाते हैं। अभी जैसे सेकेंड ईयर का सेकेंड सेम के बच्चे इस समय सभी इंटर्नशिप पे गए हुए कंपनीज में, तो 60 डेज का इंटर्नशिप करने के बाद बच्चे आते हैं, हम उनके प्रेजेंटेशन लेते हैं, उनका प्रोजेक्ट देखते हैं, एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं बच्चे। फिर थर्ड ईयर में फिर से वो इंटर्नशिप पे जाते हैं। फिर फाइनल ईयर में जो लास्ट सेमेस्टर होता है, मतलब 8th सेमेस्टर, वो पूरा IP प्रोजेक्ट करता है। मतलब कई यूनिवर्सिटीज में ये होता है कि बच्चे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के साथ में एक प्रोजेक्ट करते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि थियोरी पढ़ें कि प्रोजेक्ट बनाएं। हमारा कंप्लीट डेडिकेटेड 6 मंथ्स जो है बच्चा IP प्रोजेक्ट ही करता है। कंपनीज में जाके वो वहाँ पे ट्रेनिंग लेके न्यू टेक्नोलॉजी सीखता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे एक चूज करके वो अच्छा प्रोजेक्ट बनाता है और वो यहाँ पे आके हमें प्रेजेंट करता है, और उसके बाद में वो एक रेडी हो जाता है टेक इंडस्ट्री में जाने के लिए। और इसके अलावा टेक इंडस्ट्रीज के लिए हम उन्हें ऐसे तैयार करते हैं कि हमारे एक डेडिकेटेड करियर काउंसलिंग टीम है जो बच्चों का करियर के लिए काउंसलिंग करती है, और एक TNP सेल है जो काफ़ी एक्टिव सेल है, और हमारा इंडस्ट्री से काफ़ी अच्छा टाई अप है, तो हम उनका कैंपस प्लेसमेंट भी करवाते हैं। और इसके अलावा हम फीडबैक सिस्टम रखते हैं मैडम। तो फीडबैक सिस्टम में जो हमारे पास्ट स्टूडेंट्स हैं, जो एलुमनाइज हैं, उनसे हम रेगुलरली फीडबैक लेते हैं कि वो जहाँ जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिन चीज़ों पे वो वर्क कर रहे हैं, और जो उन्होंने यहाँ से पढ़ा है, तो उसके बीच में कोई गैप तो नहीं है। अगर कोई गैप है तो उस गैप को हम कैसे फुलफिल करें, अगर कोई गैप आता है तो हम उस गैप को फुलफिल करने के लिए कोर्सेज रखते हैं। तो इस तरीके से हम पूरी तरीके से बच्चों को रेडी करते हैं टेक इंडस्ट्रीज को फेस करने के लिए।
बिल्कुल डॉक्टर जो है, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्योंकि आज के अगर दौर में हम देखें, आज के वर्तमान समय में देखें तो जितने भी युवा हैं जो इस वक्त 12th में, 11th में या फिर कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके जहन में एक सबसे बड़ा सवाल और डर यही होता है कि वो बेरोजगार आगे ना रहे, जॉबलेस वो आगे ना रहे। इसके लिए वो कोशिश करते हैं कि वो ऐसा कोर्स आगे चुने जिसमें उन्हें जॉबलेस ना रहना पड़े, कहीं ना कहीं उन्हें करियर ऑप्शन उसमें मिल जाए। अगर वर्तमान समय की बात करें तो कला और मानविकी के क्षेत्र में रोजगार की कौन कौन सी संभावनाएं आप देख सकती हैं? देखिए, रोजगार कला और मानविकी के क्षेत्र में यदि हम देखें तो रोजगार की अपार संभावना है। सबसे पहली संभावना तो है, हम यदि एक थिएटर से लेकर स्टार्ट करते हैं तो थिएटर हो गया, मीडिया हो गया, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे व्यापम, आपने सुना होगा, व्यावसायिक परीक्षा मंडल की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं और कर्मचारी चयन आयोग की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज के लिए होती हैं। तो चाहे प्राइवेट में आजकल मीडिया का भी दौर है और जो प्राइवेट निजी संस्थान हैं उसमें भी बहुत सारे सोशल वर्कर रखे जाते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनके माध्यम से कला एवं मानविकी के बच्चे जो है वो अपना कैरियर चुनाव कर सकते हैं उसका। चलिए, तो करियर ऑप्शन से यहाँ पे कई सारे मिलेंगे। जो स्टूडेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें भी जो कंफ्यूजन ये रहा था वो दूर हो चुका होगा, मुझे लगता है, उम्मीद है। डॉक्टर पलक, आपके पास मैं आना चाहती हूँ और एक बार फिर से हम बात करते हैं CSE कोर्स की, प्रोग्राम की। तो इक्फाई की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी के CSE प्रोग्राम से स्नातक करने वाले छात्रों को किस प्रकार के करियर अवसरों की उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है? जो बच्चे होते हैं वो हमेशा JSW यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जाते हैं, उन्हें उम्मीद रहती है कि वहां से उनका कैंपस सिलेक्शन भी हो जाएगा। इक्फाई में इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ उनको कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास एक डेडिकेटेड TNP सेल है जिनका कंपनी से अच्छा खासा टाई अप है। तो हम बच्चों को शुरू से ही प्रिपेयर करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। डिफरेंट FDPs में हम उनको वर्कशॉप्स में इन्वॉल्व करते हैं, हम उनको सेमिनार कंडक्ट करवाते हैं, वेबिनार्स कंडक्ट कराते हैं और मॉक इंटरव्यूज करवाते हैं हमारी जो TNP सेल है, और इस तरीके से हम उनको प्रिपेयर करते हैं और हम कैंपस में उनको प्लेस करवाते हैं। सवाल मेरा आपसे भी ऐसा ही है, क्योंकि कला और मानविकी की अगर बात करें तो यहाँ पर विद्यार्थियों को सबसे बड़ा एक यही रहता है कि कौन कौन से इस फील्ड में ऑप्शंस हैं, और ऑप्शंस है भी तो कंफ्यूज करने के रहते हैं, जिसका जवाब आपने पहले ही दिया था। एक बार विस्तार से समझना चाहते हैं आपसे कि इस फील्ड में अगर करियर बना सकते हैं या कौन कौन से फील्ड इसमें चुन सकते हैं हम, कौन कौन से क्षेत्र है इस फील्ड में जिसका चुनाव किया जा सकता है? देखिए, कला और मानविकी एक ऐसा विषय है जहाँ पे मैंने पहले ही शुरू में बताया था कि उसमें बहुत सारे विषय आते हैं। चाहे भूगोल विषय की बात करें, इतिहास की बात करें, दर्शन शास्त्र की बात करें, समाजशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें, इतिहास की बात करें, मनोविज्ञान की बात करें, तो इतने सारे जितने भी ये इससे संबंधित इन विषयों से संबंधित जितने भी क्षेत्र होते हैं वे सारे के जो द्वार हैं एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो खुले होते हैं कला और मानविकी के विद्यार्थियों के लिए। साथ ही साथ इसमें जो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि मीडिया का क्षेत्र, चाहे जनसंचार की बात करें, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और प्रिंट मीडिया है, दोनों में इस क्षेत्र में संभावनाएं बहुत प्रखर रूप में सामने आई हैं कि हर बच्चा क्योंकि बोलना और एक संवाद करना, पब्लिक स्पीकिंग जो होता है, इस तरह से अपने आप को साबित करना कि हर एक बच्चा अच्छे से मुखर होके अपने संवाद को बोल सकता है, लोगों के सामने अपनी बात रख सकता है, और ऐसे विषयों को लेकर कला और मानविकी के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हम देख सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर पलक, एक चीज अगर हम देखें तो अगर आज के डेट में हमें किसी फील्ड में भी आगे जाना है या पहले की भी अगर बात करें तो एक इंस्पिरेशन हमें चाहिए होता है जिसे हम पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। कोर्स की बात तो आपने की हमसे ढेर सारी, लेकिन अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि इक्फाई यूनिवर्सिटी के CSE के पूर्व छात्रों की कोई ऐसी सफलता की कहानी है जो आप हमारे दर्शकों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ साझा करना चाहती हैं? जी बिल्कुल मैडम, हमारे इक्फाई के जो एलुमनाइज हैं वो इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के कोने कोने में फैले हुए हैं। हमारी इक्फाई की 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 11 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, प्लस 9 बी स्कूल्स हैं, प्लस टेक स्कूल्स हैं और लॉ स्कूल्स भी हैं। तो जो इतने सारे एलुमनाइज हैं इक्फाई के वो हर जगह फैले हुए हैं। तो कई एलुमनाइज हमारे माइक्रोसॉफ्ट में हैं, गूगल में है, याहू में है, IBM में है। कई एलुमनाइज जो हैं वो हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन गए हुए हैं, कई लोगों ने हायर एजुकेशन कर लिया है, कई लोग स्टार्टअप्स में गए हैं, स्टार्टअप्स में वो काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है इक्फाई की, जो एलुमनाइज हमें बताते हैं, ये हमें बताते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इक्फाई ने दिया है इन स्टूडेंट्स को। बिल्कुल डॉक्टर जी, अगर आज की जनरेशन की बात करें तो 90% जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा हैं, वो ये चाहते हैं कि वो जॉब ना करके खुद के लिए कुछ करें, खुद के लिए वो अपने लिए काम करना चाहते हैं। आपसे जानना चाहते हैं, अगर हम यानी कि स्टूडेंट्स कला और मानविकी के क्षेत्र में स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं तो उसके कितने अवसर हमें मिलेंगे? कला और मानविकी के विषय में मैंने शुरू से ही बात कही कि ये क्षेत्र इतना वृहत है
कि इसमें हर तरह की संभावनाएं हम देख सकते हैं। और रहा सवाल इनको कि किस क्षेत्र में जाएं, तो ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है बच्चों की अपनी इच्छा शक्ति पे कि वो किस कैरियर को चुनते हैं, कौन से क्षेत्र में जाना चाहते हैं। यदि वे साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी खुले अवसर होते हैं, क्योंकि हर एक अभी जितने भी जो संस्थान होते हैं, चाहे वो निजी संस्थान की बात करें या सरकारी संस्थानों की बात करें, उसमें एक मनोवैज्ञानिक रूप में एक आजकल जो जितने प्रेशर में हम जी रहे हैं, हम कह सकते हैं कि बच्चे जितने प्रेशर में जी रहे हैं, तो उनके लिए एक रिलैक्स जो की सुविधा होती है वो उन मनोवैज्ञानिक के माध्यम से दिया जा सकता है। तो ऐसे जो मनोवैज्ञानिक के बहुत सारे क्षेत्र हैं, साथ ही साथ सामाजिक स्तर जो दायरा जो है वो बहुत बड़ा है हमारा। तो सामाजिक क्षेत्र में भी जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं, यानी जो हम कह सकते हैं कि सामाजिक क्षेत्र के लिए जो बच्चे समाज सेवा के लिए जाना चाहते हैं, जैसे वृद्धाश्रम की बात हो या कि जो अनाथ बच्चे हैं उनके क्षेत्र की बात हो, या जो सामाजिक जो गरीब तबके के लोग हैं जिन्हें शिक्षा मुहैया नहीं हो पाती, तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत सारे अवसर सामाजिक क्षेत्र में मिलते हैं, जो समाज शास्त्र विषय से पढ़कर विस्तृत अध्ययन करके उसमें ये समझ में आता है उनको कि हम किस तरह से समाज में एक अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर पलक, आपके पास मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए आज की डेट में तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसा कोई फील्ड यहाँ पर नहीं है जहाँ पे चेंजेस ना हो रहे, परिवर्तन ना हो रहे हो। अगर बात करें अगर इक्फा यूनिवर्सिटी की, तो तेजी से बदलते तकनीकी परिदृश्य के साथ इक्फा यूनिवर्सिटी कैसे अपडेटेड रहती है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि हर साल नए कोर्स आ रहे हैं, बच्चों के लिए नई स्किल्स आ रही है, कैसे इससे अपडेटेड आप लोग रहते हैं? जी बिल्कुल मैडम, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ हर साल BOS होता है। BOS मतलब बोर्ड ऑफ स्टडीज मीटिंग होती है, जिसमें हम हमेशा अपना करिकुलम पास करवाते हैं। हमारे जो एलुमनाइज हैं जो अच्छी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, हम उनसे फीडबैक लेते हैं कि आप अभी जो काम कर रहे हैं या मार्केट में जो करंट टेक्नोलॉजीज क्या चल रही हैं, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है या किस चीज़ के ऑप्शंस अभी करियर प्रोस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं, तो वो फीडबैक लेने के बाद में हम उन कोर्सेज़ को अपने करिकुलम में ऐड करते हैं। हम BOS में उस कोर्स को डिज़ाइन करते हैं, और उस कोर्स को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो बेसिक से फंडामेंटल से लेके पूरे एडवांस चीज़ें हम उस कोर्स में रखते हैं, ताकि बच्चा पूरी तरीके से वो कोर्स सीख जाए। प्लस CSE में प्रैक्टिकल्स तो रहते ही हैं, तो जनरली हर एक सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिकल रहता है, तो प्रैक्टिकल डिज़ाइन करते हैं ताकि बच्चे को और नॉलेज आ जाए। फिर हम जो स्पेशलिस्ट हैं, जो आउट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो फैकल्टीज़ हैं, उनसे ये करिकुलम पास करवाते हैं। जो भी सजेशंस वो देते हैं हम उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हम उन कोर्स को रेडी करके और हम अपने करिकुलम में शामिल करते हैं। डॉक्टर पलक, अगला सवाल भी मेरा आपसे संक्षेप में मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है हमारे पास। CSE छात्रों को डेटा साइंस प्रोजेक्ट पर किस प्रकार के अवसर इक्फाई में मिलते हैं? जी बिल्कुल, अवसर के बारे में बताना चाहती हूँ मैडम। जो डेटा साइंस जो फील्ड है, उसका जो हमने एक्चुअली जो कोर्स रखा है डेटा साइंस, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की हुई हैं, लाइक डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग, कंप्लीट जो हमारा फोकस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन के ऊपर रहता है। उसकी पूरी लाइब्रेरीज हम लोग वहाँ डिटेल में उनको सिखाते हैं। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जाती है, SQL के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है, तो बिग डेटा एनालिसिस के बारे में हम उनको पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें पढ़ने के बाद जब बच्चा बाहर निकलता है, प्लस रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स पे, प्रोजेक्ट्स पे हम उनको काम करवाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वर्कशॉप्स हम कंडक्ट कराते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं, इंडस्ट्री पर्सन से को बुला के हम उनसे ट्रेनिंग दिलवाते हैं बच्चों को। तो ये सब चीज़ों के बाद हम बच्चों को रेडी करते हैं ताकि वो बाहर फाइट करें इंडस्ट्रीज में, और डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट पे वो काम कर सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट पे काम कर सकते हैं वो। बिल्कुल डॉक्टर जी, आपके पास मानना चाहती हूँ, क्योंकि आप कला और मानविकी के क्षेत्र में एक्सपर्ट्स हैं, इसलिए व्यक्तिगत तौर पे क्वेश्चन है मेरा आपसे कि अगर आर्ट्स में सबसे अच्छी नौकरी कौन सी है, ये आप हमें बताइए आपके हिसाब से। जी, आर्ट्स में सबसे अच्छी नौकरी हम कह सकते हैं एक शिक्षक की होती है, एक टीचर की होती है, एक प्रोफेसर की होती है, क्योंकि सबसे पहले एक टीचर को अपडेट होना पड़ता है, और वो अपडेट जैसे जैसे बच्चों को पढ़ाता जाता है वैसे वैसे वो अपडेट होता जाता है। तो साथ इसलिए सबसे अच्छी नौकरी तो मैं कहूँगी कि प्रोफेसर की होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल प्रोफेसर ही बच्चे बनके आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में अपना करियर बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप अपने कार्य को एक सुचारू रूप दे सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं और अपने करियर का आरंभ कर सकते हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं ऐसे। बिल्कुल, चलिए जाने का समय और इसलिए एक आखिरी सवाल मैं आप दोनों से लेना चाहती हूँ, ये सेम सवाल आप दोनों से ही रहेगा। डॉक्टर जी, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, अगर बाकी यूनिवर्सिटी की जगह हम इक्फाई को चूज करते हैं, क्या फायदे से मिलेंगे, क्या खास यूनिवर्सिटी में मिलेगा आपके क्षेत्र में? जी,
सबसे पहले है इक्फाई जो यूनिवर्सिटी है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे अच्छी जो इसकी खूबी है वो ये है, इसमें हमारी कोशिश होती है कि ऐसे बच्चे जो बहुत आगे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत न्यूनतम शुल्क में उनको सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, और साथ ही साथ हमारी ये कोशिश होती है कि हम बच्चों को नई तकनीक, जो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति बिल्कुल इस साल से लागू हो रही है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि रोज जो अपडेशन होते हैं नए नए, उनको हम बच्चों को पहले स्वयं सीखें और उसके बाद बच्चों को सिखाएं, ताकि वो आगे चलकर कहीं उनको ऐसा ना हो कि कल के दिन वो किसी जॉब में जाएं तो उनको ये लगे कि अरे हमें ये तो नहीं आता या हमें ये नहीं सिखाया गया। तो एक बहुत बड़ी खूबी है ये। और साथ ही साथ जितने भी वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं या जो शिक्षक हैं वो सभी किसी भी समय शिक्षा देने के लिए तैयार होते हैं। आपकी क्लास हो या ना हो, यदि बच्चा आता है और उससे कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो जो शिक्षक होते हैं, वो जो टीचर्स होते हैं, वो तैयार होते हैं, तत्पर होते हैं कि वे उनके शंका का समाधान करें, उनके प्रश्न का समाधान कर सकें। बिल्कुल डॉक्टर पलक, मेरा आपसे भी ये सवाल है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो सिर्फ प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में कई यूनिवर्सिटी है, ऐसे में इक्फाई में हम एडमिशन क्यों लें, इसके लिए कुछ कहना चाहती हैं आप? मैम, इक्फाई से अगर कोई बच्चा सीएसई करता है तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे तो मैडम एक सबसे पहला पॉइंट है स्कॉलरशिप का। बच्चा अगर 12th करके आता है और उसका 60% के भी ऊपर अगर परसेंटेज, जैसे 60-70 बैंड में, तो उसको अच्छी खासी स्कॉलरशिप इक्फाई देता है। जैसे मैडम ने कहा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए 70 अबव, 80 अबव, 90 अबव अगर बच्चे की परसेंटेज है तो उनको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा बच्चा जब एडमिशन लेता है और फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर लेता है तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो स्कोर है, उसका CGPA है, जो परसेंटेज है, अगर वो 90 के अबव आते हैं तो उसको फिर एक स्कॉलरशिप मिलती है जो कि बहुत बड़ी होती है। अगर 85% से 90 के बीच में आता है तो एक अलग बैंड मिलता है, अगर 80 के अबव है तो एक और बैंड मिलता है। मतलब स्कॉलरशिप्स इतनी ज़्यादा हैं कि कोई भी बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेना चाहे तो वो बहुत अच्छी से ईजीली स्कॉलरशिप में वो पढ़ सकता है। चलिए मैम, थोड़ा जाने का समय हो रहा है, समय की हमारे पास थोड़ी कमी, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या फिर पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों के लिए कोर्स को लेकर कंफ्यूज है या फिर उनके लिए यूनिवर्सिटी को लेकर कंफ्यूज है, उनके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स को भी पूरी जानकारी इक्फाई को लेकर, उनके कोर्स को लेकर मिल गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद IBC 24 का। और चलिए इसी के साथ गाइड में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।